अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के ऐसे लेजेंड शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और जब आप भी मिलेंगे, देखेंगे, उनको सुनेंगे तो उम्मीद है आपका दिल बाग बाग हो जाएगा खुशी से। और आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 1975 में NCA से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 1976 में PTV को ज्वाइन किया। PTV को ज्वाइन किया, उसमें एज आ प्रोड्यूसर काम किया, उसके बाद एक्टिंग की तरफ आ गए। एक्टिंग की तरफ इनके बारे में यही कहा जाता है और सुना जाता है कि ये हादसाती तौर पर आए हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे कि ऐसा क्या हादसा था, ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। और साथ साथ PTV के बाद इन्होंने जियो को ज्वाइन किया और जियो में भी डायरेक्शन स्टार्ट की। डायरेक्शन करते करते अचानक से ही एक ऐसी हवा चली कि ये एक्टिंग की तरफ आ गए। आज मेरे साथ मौजूद हैं तारिक जमील पलाचा साहब। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, इनसे खट्टी मीठी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले लाहौर में आपका सर वेलकम। लाहौर में ये शिफ्ट हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, आजकल के जो ड्रामे बन रहे हैं उसमें जो स्टोरियां बनाई जा रही हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं तारिक जमील पलाचा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हैदर बेटा, बहुत शुक्रिया जी वेलकम। तुम आए और मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, और जो देखने वाले हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, इस तरह नहीं, जिस तरह आप करते हैं जिस तरह आप वो तारिक अजीज़ साहब की वो आवाज़ में करते हैं। हाँ, वो वाला। वो तो देखें, तारिक अजीज़ साहब को ट्रिब्यूट है। हाँ जी। कि इब्तिदा करता हूँ रब्बे जलील के पाक नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक जमील का सलाम पहुँचे, हैदर अली का सलाम पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, क्या बात है। बहरहाल हैदर, तुमने जो तारुफ करवाया ना बेटा, जी सर, उसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ। और मैं बजाय इसके कि खुद बोलना शुरू कर दूँ, जी सवालात करते जाएं, मैं जवाब देता जाऊँगा। बिल्कुल ऐसी है सर जी। सबसे पहले बात ये करेंगे कि आप लाहौर शिफ्ट हो गए हैं और परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, इस हवाले से। अल्लाह का फजल से परमानेंट से मुराद ये कि मैं चूँकि बेसिकली हूँ तो लाहौर का ही। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कराची पहले तो ट्रांसफ़र होकर चला गया था जब जियो में था। जी। उससे पहले PTV के दौर में भी मैं कराची में रहा, और मेरा जो डेब्यू सीरियल था एज डायरेक्टर आँच, सही, वो कराची से ही किया था। कराची में और प्रोग्राम भी किए थे। फिर चूंकि मैं लाहौर आ गया, फिर जियो ज्वाइन कर लिया, तो जियो में भी मेरी ट्रांसफ़र कराची हो गई थी। क्या बात है। तो फिर मैं शिफ्ट हो गया। सही। अब सोचा कि अपने घर वापस आना चाहिए, तो मैं आ गया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई काम आया, कोई प्रोजेक्ट आया तो आना जाना लगा रहेगा। इंशाल्लाह कराची आते जाते रहेंगे। लेकिन अब जो कैंप है, जो स्टेशन है, वो लाहौर है। माशाल्लाह जी, लाहौर ही रहना चाहिए। क्या लाहौर में आपकी प्रोडक्शन या कोई इस तरह का काम शुरू करने जा रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल तो प्रोडक्शन से तो मैं हैदर काफ़ी साल हो गए, यानी उससे मैं दूर हूँ। सही। प्रोडक्शन से मेरी मुराद डायरेक्शन है। जी। क्योंकि अदाकारी में इतनी मसरूफियत वहाँ बढ़ गई जी कि मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, बड़ा आसान काम है, तो बस यही करते रहते हैं जी। क्योंकि डायरेक्शन और प्रोडक्शन जो है वो हैवी लोड है। बिल्कुल ऐसी है, वो हैवी लोड है। और आजकल के नौजवान बच्चे और लड़के और लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब कर रहे हैं तो करने दें उन्हें। बिल्कुल ऐसी। और वो हमसे अदाकारी करवाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम हाजिर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, देखा जाता है कि सारी इंडस्ट्री जो हमारी कराची शिफ्ट हो गई है, काम सारा वहाँ है, कि लाहौर को क्यों आखिर लावारिस छोड़ दिया गया, बल्कि यहाँ के लोगों को उधर खींच लिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। लावारिस किसी ने नहीं छोड़ा। सही। ये बड़ा यानी चुभता हुआ सवाल भी बिल्कुल।
ये बड़ा चुभता हुआ सवाल है, इसलिए कि मैं पीछे उस पर भी ये बात कर चुका हूँ कि देखें, ये पूरा पाकिस्तान है, 22 करोड़ आवाम की यानी घर है। बिल्कुल। अब 22 करोड़ आवाम में कुछ अदाकारी करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो उन सबको मौके मिलने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो ये शोबिज़ है और एक्टिंग या प्रोडक्शन का है, तो पाकिस्तान में 5 सेंटर्स तो मोटे मोटे थे जी। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा और कराची। बिल्कुल। और वो कवर कर रहे थे इन सारी जगहों को, ऐसे ही है। और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। फिर ये प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से पीटीवी नीचे आया, अपनी वजह से कि उसमें वो क्वालिटी ना रही और कंटेंट और ड्रामे की वो चीज़ ना रही जिसको लोग आज याद करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी पीटीवी का तो ये हुआ, तो प्राइवेट सेक्टर में भी लाहौर शुरू करते करते अब वो नीचे चला गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कोई ये नहीं कहना चाहिए कि लावारिस छोड़ दिया। मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ कि लाहौर वालों को या इस्लामाबाद वालों को ये सोचना चाहिए, यानी उन लोगों को कि जो इस फील्ड में हैं, प्रोडक्शन लाइन में हैं, प्रोडक्शन हाउसेस चलाना चाहते हैं, इसको बिजनेस बनाना चाहते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो कौन सी बात है जो इनमें कम है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री जो है बिल्कुल इस ऐसे ही तरह है। मैं अगर उसमें अगर अपनी राय दूंगा तो बहुत सारी बातें निकल ऐसे आएंगी, ही है। लेकिन खुद इनको सोचना चाहिए। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है कि सर। ये देखें ना कि भाई क्या उनमें क्या खूबी है जो आगे निकल तो वो गए, आगे निकल गए हैं। बिल्कुल। जो आप में नहीं, और आप में कौन सी कमी है जिसको आपने पूरा नहीं किया तो आप नीचे आ गए। बिल्कुल। तो किसी को इल्ज़ाम देने से तो बात नहीं बनती। बिल्कुल। वैसे भी अब आप आ गए लाहौर, अब इंशाल्लाह यहाँ भी मैं तो कहता हूँ मेरी दुआ है कि यहाँ जो है उसी तरह यानी रौनक हो। बात ये है हैदर कि ये कमिटमेंट, काम के साथ मोहब्बत, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस को नेकनीयती और बिज़नेस समझकर करना चाहिए, ठीक है ना। एक जिस तरह अच्छा बिज़नेस आदमी शुरू करता है, तो इस काम को अगर कोई बिज़नेस समझ रहा है तो एक अच्छा बिज़नेस समझकर शुरू करना चाहिए। अब तो वो हालात भी नहीं हैं। इस फील्ड में बड़े अच्छे पढ़े लिखे नौजवान खून जो है शामिल हो रहा है। आप कराची में देखते हैं ऐसे ही है। बिल्कुल। यहाँ क्या नौजवान नहीं रहे, नहीं है, या पढ़े लिखे नहीं रहे, या सब कुछ मौजूद बिल्कुल है। मौजूद। अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। ऐसे ही है। और अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं है कि अपनी कमी को देखें, लिहाजा एक्टिंग भी एक सीखने की। तो ट्रेजेडी ये है कि हमारे यहाँ एक्टिंग के न तो गवर्नमेंट ने, न जो इदारे हैं, मसलन आर्ट्स काउंसिल है, पीटीवी है, और इदारे हैं जो आर्ट प्रमोट कर सकते हैं, उन्होंने कोई ऐसी एकेडमीज़ या ऐसे इदारे नहीं बनाए जहाँ लोग बच्चे आएँ, एक्टिंग की तरफ राग़िब हों, डायरेक्शन की तरफ राग़िब हों, मौके फराहम किए, डीओपी बने, कैमरामैन बने, लाइटिंग को समझें, और अच्छा चलें ये इदारे बन भी जाएं और लोग आ भी जाएं और फीसें भी भर लें और 2-2, 3-3 साल का कोर्स भी कर लें, आगे उनको जॉब ही ना मिले, काम ही ना मिले, तो वो किस फायदे का। बिल्कुल। घरों भी जुतियां खाणगे माँ प्यो को लो, ते बाहर काम भी नहीं मिलेगा। तो ये पूरा एक जो है ना एक बनाना पड़ेगा, और इस पर हम और आप तो बैठकर कुड़ ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये हुकूमत के करने के काम हैं। बिल्कुल। इतनी बड़ी वजारतें जो चला रहे हैं, कोई वजारत इत्तलात है, कोई वजारत नशरियात है, तो ये काम करें ना। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਇਹ एंटरटेनमेंट ਨੂੰ तो ठीक करो ਤੁਸੀਂ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम ये हुकूमत वाली बात पर भी आते हैं। अब अदाकारी की बात हो रही है, आप हासाती तौर पे अदाकारी की तरफ आए, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे,
एक्टर बने, ये स्टोरी हमें बताएं और कौन खींच के लाया? नहीं, वो कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि हादसाती तौर पर। हाँ बात यह है कि मैं तो डायरेक्टर था ना, बिल्कुल, जिसे पीटीवी में प्रोड्यूसर कहते हैं। जी आम तौर पर प्रोड्यूसर के बारे में ये समझ लिया जाता है कि ये पैसे लगाने वाला है। असी तो नौकर सा भाई, पीटीवी सरकार दे। हाँ जी, पैसा सरकार का होता था। हमारी डेजिग्नेशन प्रोड्यूसर की थी, और लेकिन बाय वर्क और बाय प्रोफेशन हम डायरेक्टर थे। सही, ठीक है ना। प्रोड्यूसर वो होता है जो सारा कुछ अरेंज करता है, बिल्कुल। डायरेक्टर वो होता है जो बनाता है। तो मैं तो वो था, और मेरे करियर पर काफ़ी चीज़ें आपके नॉलेज में होंगी। आँच का मैंने जिक्र किया, जंजालपुरा, राहें, पूरे चांद की रात, और भी कई सुपर डुपर ड्रामे। हाँ, तारिक अजीज साहब का शो, बड़े ड्रामे। वो किसी दिन लिस्ट बनाऊंगा, वो आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन वो जब मैं आया इधर जियो में, और फिर मेरी पोस्टिंग हो गई कराची जी, तो वहाँ जियो ही की प्रोडक्शन हाउस जो है वो एक यूनिट बना, उसके हेड बने हमारे बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं इकबाल अंसारी साहब, माशाल्लाह। और जियो में ही बतौर डायरेक्टर उन्होंने हायर किया यासिर नवाज को। जी, तो इन्होंने एक प्ले शुरू किया जो नूरुल हुदा शाह का लिखा हुआ था। सही। तो उसमें एक किरदार था, अब पता नहीं क्या बैठे बैठे इकबाल अंसारी को सूझी या यासिर नवाज को सूझी, किसको सूझी। तो मुझे एक दिन अपना तारक यार एक कैरेक्टर करना था, वो अपना अंसारी साहब कहने लगे। मैं क्या मतलब जी? मैं क्या, वो करते रहे अपना यासिर जी, कहते नहीं डायरेक्ट नहीं करना, एक्टिंग करनी है, कैरेक्टर करना है। सही। और मैं क्या खुदा दा ना जे इकबाल साहब, मैं डायरेक्टर बंदा, मैं मुश्किल है मैं कर सकता, नहीं कर सके कि मैं नहीं कर सकेगा। अच्छा, वो था भी ऐसा, उसने शेप बढ़ाई हुई, एक शराबी आदमी है, नेगेटिव सा उसका अपीयरेंस है, शॉर्ट्स पहनता है जो मैंने कभी पहनी ही नहीं। वो ऐसा हुलिया मेरा उन्होंने कंसीव किया हुआ था जो मेरा बनता ही नहीं था। मैं और ज़्यादा वो हुआ। मैं कह सर जी लियाना जे तो किसी तरीके से लियाओ, पूरे कैरेक्टर के होए थे तुसी ये मैनू की कार्टून बना रहे। कहते नहीं करना तुम ही ने है। अब हो सकता है मेरे किसी सबकॉन्शियस में और ये ख्वाहिश मेरी दबी हुई हो, बिल्कुल, कि मैं एक्टिंग करूं कभी। ऐसे ही है। इसलिए कि वो जो यानी बज़ाहिर तो लगता है ना कि ये पहला चांस मुझे मिला मेरी अधूरी मोहब्बत में। जी जी। लेकिन हकीकत ये है कि 1989 में पहला चांस मुझे काजिम पाशा साहब ने दिया। माशाल्लाह। उस वक्त बन रहा था जांगलूस और मैं कर रहा था असिस्ट। सही। वहाँ भी यही फड्डा हुआ। वो फड्डा ये हुआ कि जो कास्टिंग नहीं हो सकती थी ना, तो हम रिहर्सल में, अब एक्टर बैठे हुए हैं, शब्बीर जान बैठा हुआ है, वारसी बैठा हुआ, फलां बैठा हुआ, फलां, वो अपने अपना कैरेक्टर बोल रहे हैं रिहर्सल में। तो जो अभी कास्टिंग नहीं हुई तो वो मैं बोल दिया करता था। उसमें आ गया एक पटवारी का। सही। वो मैंने बोल दिया। तो मैंने सिंपल तो ना बोला, जिस तरह एक्टर को बोलना चाहिए उस तरह बोला। काज़म साहब कहते हैं भाई ये तारिक जो है ना, ये किसी को कास्ट नहीं करना। मैंने कहा क्यों जी? कहते ये तुम करोगे। मैंने कहा ये क्या आप कह रहे हैं? ये काम कौन करेगा? नहीं, तुम इतना अच्छा बोले हो, तुम करोगे। तो हकीकत में पहला चांस उन्होंने दिया माशाल्लाह। लेकिन वो बात आई गई, हो गई, ख़त्म हो गया। फिर मेरी इस तरफ तवज्जो भी ना रही, फिर अपने कामों में मशगूल हो गया। तब मैं असिस्टेंट था, फिर अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी माशाल्लाह। अब आकर ये जो है ना, ये सेहरा, आधा सा सेहरा, इकबाल अंसारी और यासिर नवाज के सर है, वो किरदार फिर मैंने कर लिया और वो बड़ा लोगों को अच्छा लगा। बल्कि नूरुल हुदा शाह से किसी ने पूछा कि जी आपको अपने इस प्ले में किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? तब तक मेरा 1-to-1 नूरुल हुदा शाह से तारुफ नहीं था। सही। अगरचे मैं कराची में रहा और वो पुरानी राइटर हैं,
कहने लगे वो जिसने वो किया ना, उसका नाम क्या था किरदार का, याद है कुछ? अस्फहानी करके, वो जिन्होंने अस्फहानी का कैरेक्टर किया उसने सबसे अच्छा किया। क्या बात। अच्छा, और ये बात उन्होंने एक फंक्शन में कही और मेरी गैर मौजूदगी। बिल्कुल। तो मेरे लिए बड़ी ये एहसास की बात थी ऐसी है। तो बस फिर उसके बाद चल लो। क्या बात है। और आज तक माशाल्लाह चल रहे हैं और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम आपके साथ हैं। इसके साथ साथ कि हुकूमत की तरफ अब हम आते हैं, आप बहुत सी ऐसे कमेंट्स करते हैं हुकूमत पे, और इसी तरह ही अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है आपको देखे ना, अभी तो तब्दीली आई हुई है, काफ़ी अच्छी आई हुई है, और बिल्कुल पूरे ज़ोरों से आई हुई है। बिल्कुल। अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। ओहो हैदर, पहली बात तो ये जो हुकूमत पर मैं बात करता हूँ ना, तो वो ये जो मौजूदा हुकूमत या कोई और हुकूमत पर नहीं, ये अब तक जितनी हुकूमतें आई हैं, ये फील्ड और ये एरिया नेग्लेक्टेड रहा है। क्या इसकी सरपरस्ती उस तरह नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द पूरी दुनिया को देखें, ये काम ख़त्म तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। या तो इसको ख़त्म कर दें, बैन कर दें कि जी आइंदा किसी ने एक्टिंग दा या ड्रामा बनाने का ना लेता उसका सिर कलम करना, या तो ये करें। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो फिर भाई उसके गर्दन में जो पटा है उसको ज़रा सा ढीला करें। दुनिया को देखें कि दुनिया भर में इस प्रोफेशन को इंडस्ट्री माना गया है, इसकी सरपरस्ती की गई है। इंडिया को देख लें, अमेरिका जहाँ से ये काम शुरू हुआ उसको देख लें, यूरोप पूरा देख लें, और छोड़ें एशिया को देख लें, चाइना, जापान, मलेशिया, इन सारे मुल्कों को देख लें। हर जगह पैटर्नाइज किया गया है इस काम को, एकेडमीज बनाई गई हैं, एक पूरा एक निज़ाम रखा गया है। बिल्कुल। जिसमें से चल गए, जैसे आप FSC करते हैं जी, आपको डॉक्टर बनने का शौक़ है, आप फिर मेडिकल कॉलेज में नंबर आपके अच्छे आते हैं, वहाँ मुकाबले वो अपना दाखिले का इम्तिहान देते हैं, फिर 5 साल आप लगा के डॉक्टर बनते हैं, फिर आपको रिकग्नाइज डॉक्टर मान लिया जाता है, आपको जॉब की तकलीफ नहीं, आप प्राइवेट पढ़ अपना प्रैक्टिस करना चाहें। इसी तरह वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, तो ये क्यों नहीं? बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म यार नहीं, अंदर दियां गल्लां निकल आईयां ने नहीं, वज़ीर आज़म नहीं, अगर मतलब ये सोचा ही नहीं जा सकता। अच्छा, दीवाने का ख्वाब है। क्या बात। और मतलब, और सोचूं भी क्यों? अच्छा, ये जो वज़ीर आज़म बनना होता है ना, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग तो कहते हैं ये वज़ीर आज़म है, और लोग तो कहते हैं जनाब ये बड़े बादशाह है मुल्क का। हाँ। ये कांटों के बिस्तर पर सो रहा होता है। ये जो वज़ीर आज़म हमारे जैसे मुल्क का होता है, बिल्कुल, ये कोई ऐश-वैश नहीं कर रहा होता। ये बेचारा पता नहीं सामने आकर कुछ बोल रहा होता है, अंदर होर रोना पा रहा होता है। हाँ। कुछ सिर नूं फड़ रहा होता है, कोई वाल नोच रहा होता है। मेरा तो ख्याल है इस तरह ही हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, वज़ीर आज़म वो ट्रूडो की बात करो, बिल्कुल तीसरी दफ़ा वो कनाडा का वज़ीर आज़म बना है। अपने मुल्क को उसने गुलशन बना दिया, हर आदमी वहाँ खुशहाल है। निज़ाम ऐसा है कि कोई रोज़गार पे है, बेरोज़गार है, कुछ भी है, ना उसे इलाज की फ़िक्र है, ना उसे ट्रैवल की फ़िक्र है, ना उसे बच्चों की तालीम की फ़िक्र है, और उसकी नौकरी जो है वो भी आगे गारंटीड होती है एक लिहाज से। निज़ाम ऐसा, बिल्कुल निज़ाम उन्होंने एक तामीर किया हुआ है, बिल्कुल, और उस पे चलते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी खराबी है वो कानून को ना मानना। बिल्कुल, छोटी छोटी बातों से आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ हॉर्न ना बजाएं, उथे ही बजाना। ये वन वे है, नहीं उधरों ही जाना। रेड सिग्नल है
और जनाब वो मोटरसाइकिल या रिक्शा या गाड़ी वाले एक्सीलेटर दिए जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते, भाई रेड है खड़े हो जाओ, नहीं, वो जूं ही पीली होती है बत्ती, ओ जनाब छूट लांदे ने। यार खुदा दा ना जे कोई 2 सेकंड सबर कर जाओ, की हो गया तुहानू। राइट हैंड जो मैक्सिमम राइट पे लेन है वो फास्ट गाड़ियों के लिए, बिल्कुल, पर नहीं, वहीं है यहाँ आके ते तुहानू तुसी भी परेशान, वो भी परेशान, सड़क भी परेशान, हुकूमत भी अन्नी पाई। ये सिर्फ एक सूरत पे है कि कानून का डंडा पक्का। बिल्कुल, यानी कि ये कौम ऐसी है कि डंडा लेके खलोबो सिर ते, डंडे के बगैर तो चलता नहीं ना। वो वारिस शाह आवे ना जी जी कि डंडा पीरे बिगड़िया तिगड़िया दा। वाह वाह, ये जेड़े बिगड़े तिगड़े होंदे ने उन्हां दा पीर डंडा ही होंदा है। डंडा है, अरे डंडा चलेगा तो ठीक होंगे, वरना नहीं होने लगे। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई अगर कहे कि जी नसीहतों से ठीक हो जाएंगे, नसीहत तो आजकल प्यो दी कोई नहीं मानता, बिल्कुल कि हुकूमत दी की मानेगा। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अब हम आते हैं ड्रामा इंडस्ट्री की तबाही की तरफ। मैं तो यही लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि तबाही, जिस तरह की स्टोरीज बन रही हैं, और बाबी भाई ये एक यानी कि एक अचार पाया है। एक लिहाज से आपकी बात ठीक है कि ड्रामा बड़ा जवाल पजीर, अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, हो गया था। सही। पीटीवी ने काम करना छोड़ दिया और लोगों ने उसको देखना छोड़ दिया। प्राइवेट चैनल्स आ गए, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपनी स्क्रीन को चकाचौंध ब्राइट स्क्रीन सामने लाए लोगों को। बिल्कुल, मुकाबले में पीटीवी को लोग ऑन करते थे, मध्यम सी तस्वीर आती थी, पीछे कर दिया, है ना। ऐसे ही है। एक तो इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया लोगों को, यार अच्छी तस्वीर तो देखें। फिर ये कि केबल के ज़रिए अपने हमारे चैनल्स तो थे सो थे, स्टार प्लस और जी और ये चलते रहे। हाँ, इधर उधर से उनके ड्रामों ने कुछ ऐसा नए चीज़ें लाए वो, जिनको ना हमारे अथॉरिटीज समझ सकी, ना हमारे अवाम समझ सके कि ये बुनियादी तौर पर कौन सा जहर है जो हमारे अंदर डाला जा रहा है। बिल्कुल, यानी जहर कौन सा, अच्छा भला हमारा मुआशरा है, जी सास और बहुएं अच्छी तरह रह रही थीं, जी। अब शायद लड़ती हैं तो मैं नहीं कह सकता। ऐसे ही है। अच्छा, वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो सास बहू की हैं, वो तो जब से आदम की तख्लीक हुई है तब से शुरू है जी। मतलब वो घट वध सकती हैं। हाँ, इन्होंने कोई ऐसा इंजेक्शन लाया जो वध गई हैं, वाद गई हैं। भाभी परजाई भरजाई, भाभी और क्या नंद की लड़ाई, ऐसे ही है, सास और बहू की लड़ाई, एक दूसरे के घर को और आग उन्होंने लगाने। नाम भी ऐसे रखे, सास भी कभी बहू थी, फलां था, कहानी घर घर की, उसमें ये अच्छा फिर एक कैरेक्टर वो बनाते हैं नेगेटिव, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना, वो टस से मस नहीं होता। बिल्कुल, ना उसे कुदरत जो है वो सजा देती है, ना डायरेक्टर सजा देता है, ना इर्द गिर्द वाले सजा देते हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी पे चलता रहे। मेन बात राइटर की है, राइटर सजा नहीं दिलवान देता। अच्छा नहीं, उसकी मैं आपको बताऊं, जी, इंडिया जो है ना एक माइथोलॉजिकल थॉट्स वाली कंट्री है, जी, उसमें मिथ्स हैं, वो कई देवताओं को मानते हैं, बिल्कुल, उनकी देवियां हैं बहुत, ये उनके मजहब का हिस्सा है। जी, अब जो काली देवी है उसको आप, मैं कहता हूं कली करा लो, उन्हें चिता नहीं होना, सही, वो उन्हें काला ही रहना। इसी तरह मतलब यूनान में क्यूपिड है, वो कहते हैं जी मोहब्बत का, वो तीर चलाता है और अगले को दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। क्या हुआ? तो वो जब से पैदा हुआ है जी, वो तीर ही चलाई जा रहे, पुठे सीधे जो तीर है वो चलाई जा रहे हैं, और अन्य 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 पाई है। तो ये खैर मजाक की बात है, लेकिन उनका जो ड्रामा है और उनकी जो थॉट है वो अपनी मिथ पर बेस करती है। बिल्कुल, हम ऐसा नहीं समझते बतौर मुसलमान के कि कोई किरदार जो है वो पैदाइशी
शैतान पैदा होता है और शैतान मरता है, ऐसा हम नहीं समझते। हमारे यहाँ तरबियत उसे अच्छा कर देती है, तरबियत उसे बुरी तरबियत बिगाड़ देती है, अच्छी तरबियत अच्छा कर देती है। इसलिए हमारे ड्रामे ऐसे थे और फिल्में भी ऐसी थीं कि जिसमें नेगेटिव किरदार जो है ना, वो बिल आखिर चलते चलते वो बिल आखिर एक पॉइंट आता है जिसमें उसका अपना एहसास जागता है और वो अपने तौर पर सोचता है कि मैं आज तक, और वो फिर तौबा ताइब भी होता है या अपने गुनाह का जो है तो एतराफ़ भी करता है। सर आपकी तरफ आते हैं, आप नेगेटिव रोल आप भी करते हैं, गुस्से वाले, ये बाप बन गए, बेटियों पे रोब डाला, एक सख्त किस्म के आपके रोल होते हैं। उस हवाले से भी बताएं, क्या वो ये डायरेक्टर की दुश्मनी है आपके साथ? नहीं, वो दुश्मनी तो नहीं, वो समझते होंगे कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ। मैं आपको एक और बात बताऊँ, ठीक है मैं डायरेक्टर रहा हूँ जी, लेकिन जब मुझे बतौर एक्टर कास्ट किया जाता है मुझे अक्सर पूछते हैं लोग, आप जी समझाते क्यों नहीं, ये क्या कर रहे हैं? तो जब मुझे कास्ट किया जाता है तो मैं अपने आप मैं ये समझता हूँ कि मुझे एज एन एक्टर कास्ट किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे एज एन एक्टर परफॉर्म करना है जी, और मेरा एक डायरेक्टर है, उसको मैंने ओबे करना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो मुझसे उम्र में छोटा है, तजर्बे में कम है, ज़्यादा है, बड़ा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। मैं अपने डायरेक्टर को घर छोड़ के एक्टर को साथ ले जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैं उनकी किसी चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं करता, इल्ला ये कि बहुत कोई ऐसा मसला डिस्कस करने वाला हो तो वो पॉइंट आउट कर दिया जाता है, लेकिन वरना मैं दखल अंदाजी नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब हम ये ड्रामों की बात तो बहुत होगी, सोशल मीडिया का दौर है माशाल्लाह। आपका अपना चैनल तारिक जमील पराचा के नाम से यूट्यूब पे चल रहा है, और फेसबुक पे तो मैं वो पंजाबी अन्नी पाई वो, और आपके फैंस माशाल्लाह आपको कहते हैं जी ये करें वो करें, ये स्टोरीज़ लाएँ। इसके साथ साथ कि अब नए आने वाले दौर में हम और क्या मज़ीद देख रहे हैं आपके चैनल पे और हमारे नाज़रीन को आप? अच्छा, ये नहीं हैदर, ये तो देखो ना, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है कि मैंने हाँ एक यूट्यूब चैनल है, और अब कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पर भी एक पेज लगाया है। मेरे अपने जहन की कोई चीज़ पैदावार नहीं है। अच्छा। ये तुम जैसे जो नौजवान हैं वो मुझे गाइड करते हैं, मुझे कहते हैं सर आप क्यों घर बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं करते। मैं कहता हूँ अच्छा कर लेता हूँ। वो बाज़ दफ़ा मुझे समझ भी नहीं आती कि करना कैसे है। करना है। हाँ। जैसे अभी मैंने तुमसे पूछा जी कि यार ये मेरे मोबाइल में मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लोगों को कंप्लेन करते हैं जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं क्या करूँ, मैं माइक बदल के थक गया। अब ये मुझे हैदर ने फिर समझाया इंशाल्लाह कि सर तुसी ऐ करो, तुसी क्यों ऐसा। तो ये तुम जैसे बच्चे और नौजवान जो है ना, वो मुझे गाइड करते रहते हैं, तो मैं करता रहता हूँ। मैं पूरी तरह, ये जो है सीधी बात है साफ, कि ये सोशल मीडिया को अभी पूरी तरह जानता नहीं हूँ। नहीं इंशाल्लाह जान जाएंगे। जैसा कि ये तो आपके फैंस की मोहब्बत है ना, कि उन्होंने कहा जी हीरा कार छुप के बह गया है, हाँ इन्हों बाहर कड्डो। बस वो फिर हाँ फिर उन्होंने तो वो पसंद कर रहे हैं लोग। असल में जो ज़्यादातर तो मेरे चैनल पर जो चीज़ें हैं उसमें मैं खुद ही ज़ाहिर है आके बात करता हूँ, ये करता हूँ, स्टोरीज कुछ यादें कुछ भी कर लेता हूँ। ऐसे ही है। मेरा उस तरह तो है नहीं कि आगे बैठ गए और कोई तबसरा शुरू कर दिया, अस्सलाम वालेकुम आज ये हुआ। तो मैं जब गया था ड्रामे की रिकॉर्डिंग पर, तो वहाँ मेरी मुलाकात शब्बीर जान से भी हो गई और तौकीर निसार से भी हो गई। ये तो मैं करता नहीं ना। इस तरह कौन देखेगा। मैं तो एक कैजुअल वे में एक्सटेम्पोर फिल्बदी जो मेरे मुंह में आता है बिल्कुल, और वो मैं लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, और लोग वो पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, और इनकी बड़ी मेहरबानी है। अब ये तुम्हारे व्यूअर्स भी मेरे साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह, मेरे व्यूअर्स तुम्हारे साथ चले जाएंगे। बिल्कुल जी। सर का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन कर दिया है, और जो फेसबुक पेज है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है जी। लाजमी जाएं, रोज़ाना रात को 11 बजे आई थिंक 10 बजे तो मैं पेज पे लाइव आता हूँ। लाइव आते हैं आप, और वो है कैजुअल दोस्तों से गपशप का चैनल। कोई बात हो, कोई
अच्छी बात हो वो शुरू कर दी, जो आ रहे हैं कमेंट्स उनका जवाब दे दिया, हेलो हाय कर लिया, तबीयत पूछ ली, डांट दिया, ये चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे। और जो यूट्यूब है वो ज़रा सा संजीदा एक वर्क आउट एक चीज़ होती है जी, जो कुछ मैं रिकॉर्ड करके, जैसे व्लॉग्स होते हैं कि वीलॉग्स प्रेजेंट जहाँ आप हैं उस हवाले से। तो ये तो हैदर का बड़ी थैंक यू वेरी मच, इसने मेरे चैनल को अपने चैनल पर प्रमोट करने के लिए ये लिंक विंक का जिक्र कर दिया। इंशाल्लाह बिल्कुल, तो ये मैं पेश की शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल नहीं सर, शुक्रिया अदा की बात नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है और माशाल्लाह आपने भी हमें आज टाइम दिया। मैं कहता हूँ आखिर में कुछ मस्ती कर ली, आपसे गाना सुनना है मैंने। अरे ओए नहीं गाना गाने के बोल तो हो सकते हैं, गाना नहीं हो सकता। नहीं देखिए, जिस तरह हादसाती तौर पर उन्होंने उठा के आपको एक्टिंग की तरफ लाए, आज मैं हादसाती तौर पर अगर आप सिंगर नहीं ऐते ये वो जो एक्टिंग की तरफ लाए ना, तो उन्होंने तो मेरे अंदर कुछ देखा होगा कि ये एक्टिंग कर सकता है। जी भाई तुमने कैसे जाना कि मैं गाना गा सकता? माशाल्लाह, आप धीमा लहजा और आवाज़ इतनी प्यारी। आवाज़ ये तो अल्लाह की देन है माशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ क्यों ना कोई गज़ल या एक दो लाइनें हमारे नहीं गा सकूंगा, नहीं गा सकूंगा। अच्छा, अगली दफ़ा मैं फिर तैयारी करूंगा कि कोई चीज़ गुनगुनाने की। सही ऐसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फसाया है ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फड़िया है। अब हम शेरो शायरी सुनते हैं और आखिर में जाते जाते कोई गज़ल या अशआर हो जाए। मुझे सबसे ज़्यादा तो खैर बहुत सारे शुअरा पसंद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अल्लामा इकबाल पसंद है। माशाल्लाह। अच्छा, मैं अपने बारे में दावा तो नहीं करता, लेकिन चूंकि मैं उर्दू लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ जी, तो लिहाजा शायरी से शगफ भी है। तो मैं कभी कभार एक ज़माने में हल्के फुल्के शेर वेर माशाल्लाह मतलब लिख लिया करता था। तो अब मैं याद करता हूँ, अगर मुझे अपनी कोई चीज़ याद आ जाती है जी, वो मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। अपनी चीज़ आज वो है कि राज, ये गज़ल के 3-4 शेर जी कि राज दुनिया से छुपाना मुश्किल, यूं भी आता है ज़माना मुश्किल। क्या बात। और शहर में मौत का सन्नाटा है, शहर वालों को जगाना मुश्किल। चांद खिड़की में उतर आया है, वाह, चांद का लौट के जाना मुश्किल। 3 शेर याद थे। क्या बात आगे है। भी 2-4 हैं, लेकिन अब वो याद नहीं। ये बता दें चांद कौन है? चांद खिड़की में उतर आया, चांद का लौट के जाना मुश्किल। हमको रास्ते पे बुलाना आसान, वाह, हमको रास्ते से हटाना आसान, हमको रास्ते पे बुलाना मुश्किल। वाह वाह, क्या बात है। मैं आपको बताऊं, हैदर तो मेरे साथ बैठे हैं जी लेकिन ये टीम जो है ना, कैमरे के पीछे एक बैठी हुई है, एक मुजाहिद है, जहाद पे जाने वाले बल्कि वो जब से पैदा हुए नाम रख दिया माँ बाप ने मुजाहिद, वो तब से जहाद पर हैं। और साथ में मंसूर हैं जी, हैदर के बड़े भाई। तो ये मैं शेर सुना रहा था, तो उन्होंने गिरह लगाई कि, और वो गिरह लगाई और वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो आपको भी यहाँ पर बुलाना आसान, जी, और आपका यहाँ से लौट के आसानी से जाना मुश्किल। क्या बात है जी, क्या बात है जी बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे जी, जाना मुश्किल ही हो, लेकिन आज हमारा यहाँ आना मुश्किल हो गया ये हम कह सकते हैं। ये बहुत शुक्रिया, आपने हमें फिर भी वक्त दिया, बहुत ही मसरूफ़ अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम जुनून न्यूज़ नेटवर्क को दिया। आज हमारे साथ तारिक जमील पराचा साहब मौजूद थे, बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं, धीमा लहजा है, और इतनी लंबी बात होगी पता भी नहीं चला वक्त का। और ये तो कैमरे के पीछे से इशारे आ रहे हैं जी, बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, वरना इससे भी ज़्यादा लंबा जाता। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।